Hello everyone, I'm Anurag Vadwa, Manager HRMS, and today in this video we will be seeing how an employee can submit his one-way request transfer application in the transfer module of HRMS. मैं अनुराग वाधवा मैनेजर HRMS। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कोई भी कर्मचारी अपनी वन वे ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नए ट्रांसफर मॉड्यूल में कैसे सबमिट करेगा। इस टेस्ट सेटअप पे हम एक डमी यूजर से विल बी लॉगिंग इन एंड आई जस्ट लॉग इन। मैं आपको दिखाता हूँ इंटरफेस कैसा दिखेगा। सो सिस्टम में लॉगिन करने के बाद एज यू कैन सी अब जो हमारा ट्रांसफर एप्लीकेशन जो एम्प्लॉय के लिए है, हमारा जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस टैब है उसमें इफ वील स्क्रॉल डाउन वील गेट एन ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर एप्लीकेशन। तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मेन्यू में ट्रांसफर एप्लीकेशन लिंक हम जब क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय जो भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है वो सारी यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर है या म्यूचुअल रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, अपना जो सेम जोन में इंटर डिविजनल रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन है, या फिर विद इन डिवीजन में मल्टीपल स्टेशन ऑप्शंस है, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर अलग अलग मेन्यू में दिखेंगे। ऑल द डिफरेंट लिंक्स रिलेटेड टू योर IRRT, IRMT, IDRT और स्टेशन रिक्वेस्ट choices within the same division will be visible under this link only. You also have the option to see all your applications at one place. Click and view all my applications। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी applications दिखेंगी। अभी इस वीडियो में फर्स्ट विल स्टार्ट विद योर वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन योर IRRT का। आप इस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो IRRT एप्लीकेशन फॉर्मेट है दैट विल गेट ओपनड अप। सो वंस यू क्लिक ऑन दैट लिंक योर एप्लीकेशन विल गेट ओपनड अप। Most of your details will be pre-filled in this application, so your basic details, your where are you currently posted, what is your initial appointment details, all these will be automatically taken from the system along with your photo and signature. सो आपका जैसे ही एम्प्लॉय का ये ट्रांस वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन का फॉर्म खुलेगा तो RMS में जो भी आपका डिटेल्स अपडेटेड है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम फेच करके आपको यहाँ पर दिखा देगा। आपका जो बेसिक डिटेल्स है, करंट आपका कहाँ पर मैप्ड है एंड उसका आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट डिटेल्स, आपको अपना ई सर्विस रिकॉर्ड देखना है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंड आपका फोटो जो एज ऑन डेट HRMS में अपडेटेड है वो भी यहाँ पर दिखेगा। One thing that is absolutely mandatory while submitting your one-way request transfer application is that your photo and signature has to be updated into the system. If it is not updated, there is no provision to upload it from here. You have to get your photo and signature uploaded and approved through any gazetted officer. The functionality for that has already been given under ESS. The link for the same video explaining that process has already been uploaded in the YouTube channel. The link has been shared in the description. You can go and refer to that. तो एक चीज़ जो बिल्कुल अनिवार्य है आपको ये वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले, वो ये है कि आपका फोटो और सिग्नेचर HRMS में अपडेटेड होना चाहिए। अगर तो वो अपडेटेड है सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, अगर अपडेटेड नहीं है तो यहाँ इस फॉर्म में अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगेन अपने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का रिक्वेस्ट करना है। उसका पूरा प्रोसेस कैसे है वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। So first thing is that every employee has to, before submitting their IRRT application form, verify all the details that are being shown whether they are correct or not. If they are not correct, they have to report to their establishment related authorities to make the necessary changes. अगर यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को अपने किसी डिटेल में कोई त्रुटि मिलती है वो अपने एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड क्लर्क को वो बता दे ताकि वो नेसेसरी चेंजेस कर सके। Apart from photo and signature, second mandatory thing is the linkage of employee with their cadre IDs and cadre level ID in which they are working. आज की डेट में सारे एम्प्लॉयज़ का उनके रिस्पेक्टिव कैडर्स के साथ लिंकिंग कर चुके हैं पैन इंडियन रेलवेज में। अगर अभी भी किसी एम्प्लॉय का यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है कैडर आईडी, कैडर लेवल आईडी, इफ इट इज मिसिंग वंस यू विल ओपन द फॉर्म you will not be able to submit the application. So it is again mandatory, if you are finding it as
blank or incorrect. For example, if you are a commercial come ticket clerk, but it is shown as pointsman, you have to approach your establishment dealing clerk to get it corrected, because this is absolutely important, because once you will submit the application, your priority, your outgoing priority number will be assigned based on the cadre id to which you have been mapped. So if a pointsman, an employee working as pointsman, has been linked to pointsman cadre ID. Once he submits the application, his priority will be generated and assigned with all the point staff employees. But if a commercial come ticket clerk employee who has been wrongly mapped as pointsman, once he submits the application, his application will not go into commercial department. It will be shown in pointsman only because of the incorrect cadre ID mapping. So once that cadre ID incorrect mapping has been corrected and he has been shifted back to commercial come ticket clerk, then only his application will go to commercial department. सो यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कैडर आईडी यहाँ पर मैपिंग ब्लैंक है, या फिर अगर आपका कैडर आईडी गलत मैप्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सीसीटीसी कमर्शियल क्लर्क हैं और आपको अगर पॉइंट्समैन की कैडर आईडी में मैप कर रखा है, तो जब आप अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपको जो प्रायोरिटी असाइन होगी, प्रायोरिटी नंबर, वो पॉइंट्समैन के ग्रुप के साथ असाइन हो जाएगी, क्योंकि आपकी यहाँ पे कैडर आईडी पॉइंट्समैन के साथ मैप्ड है। तो अगर आप उसको चेंज करा के कमर्शियल कम टिकट क्लर्क करा देंगे और फिर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो ही आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एप्लीकेशन में जाएंगे। इसलिए बिफोर सबमिटिंग दी एप्लीकेशन, सारे एम्प्लॉयज से को ये चेक करना है कि जो कैडर आईडी और कैडर लेवल आईडी में वो मैप्ड है, वो एब्सोल्युटली ठीक है कि नहीं है। अगर कहीं पे भी कुछ गलती है तो आप अपने एस्टैब्लिशमेंट डीलिंग क्लर्क के पास जाएं और इसको करेक्ट करवाएं, उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। Once you have verified these details regarding your photo and signature and your cadre ID and cadre level ID, then we have to go and select the destination zone and unit for which you have to submit your application. ये सारा डिटेल्स चेक करने के बाद अब आप अपना एप्लीकेशन में आप कहाँ के लिए अर्जी डालना चाह रहे हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट यू हैव टू, फॉर एग्जांपल इफ दिस एम्प्लॉय फ्रॉम साउथ सेंट्रल वांट्स टू गो टू ECR, we will be selecting East Central Railway, then we'll be selecting the Danapur division. So now one thing that has to be ensured is that you are selecting the appropriate zone and division where the post for which you are applying and for which you are eligible is existing and it is being controlled by that. For example, if this employee is a pointsman and he's working in Secunderabad division, in Secunderabad division, pointsman seniority is controlled by division only. Now, assume if he's going for ECR and Danapur, and hypothetically, if we assume that in East Central Railway headquarter is controlling all the seniority of all pointsmen of division. In that case, the moment you will select Danapur, system will not allow you to proceed. It will say the cadre is being controlled by headquarter. You have to select the headquarter. So there is you can only select a destination unit only if first there is existing a post for which you are applying at that particular division. Secondly, that division is in fact controlling that post. It is not being controlled by a headquarter or adjoining division. If it is not under the control of the selected division, you will not be able to apply. You will have to change the division. तो अगर ये एम्प्लॉई जैसे जो पॉइंट्समैन कैटेगरी का है, अगर ये ई सेंट्रल रेलवे के लिए दानापुर डिवीजन में यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, अब अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये देखें कि सिकंदराबाद डिवीजन में तो पॉइंट्समैन का जो कैडर है, जो सीनियरिटी है, वो डिवीजन कंट्रोल है, लेकिन अगर हम ये एज्यूम करें एक हाइपोथेटिकल केस जहाँ पर ई सेंट्रल रेलवे में सारे डिवीजनों के पॉइंट्समैन की सीनियरिटी सेंट्रल हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड है और हेडक्वार्टर ही सबकी पोस्टिंग डिसाइड करता है, उस केस में अगर ये एम्प्लॉय दानापुर डिवीजन सिलेक्ट करता तो सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ने देता। वो बताता कि ये जो आप यूनिट सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पर ये पोस्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, आप कृपया वो यूनिट सिलेक्ट कीजिए जिसके अंडर ये पोस्ट कंट्रोल है। तो आप जब ये अपना फॉर्म भर रहे होंगे, आप सिर्फ वही यूनिट सिलेक्ट कर पाएंगे जहां पर पहला जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, पॉइंट्समैन फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में, वो पोस्ट उस डिवीजन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, और सेकेंडली
वो डिवीजन जो है उस कैडर को कंट्रोल करना चाहिए, वो हेडक्वार्टर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर हेडक्वार्टर कंट्रोल होगा तो आपको यहाँ पर हेडक्वार्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आगे जैसे अब यहाँ पर हेडक्वार्टर में ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है पॉइंट्समैन की, तो ये सिस्टम मैसेज दे देगा। सिमिलरली अगर जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर की या कोई भी जैसे वर्कशॉप में पॉइंट्समैन नहीं है, अगर आप वर्कशॉप सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम आपको रोक देगा कि यहाँ पर ये पोस्ट नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ये पॉइंट्समैन ईसीआर हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, उसको कोई एक डिवीजन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर दानापुर डिवीजन सिलेक्ट कर लिया। सो ऑल दोज डिटेल्स नाउ आई हैव टू सिलेक्ट। आई कैन गो ओनली एज पॉइंट्समैन बी जहाँ पे DRQ है। यहाँ पर कैडर लेवल में आपको सिर्फ वही ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर DRQ एलिमेंट होगा। सो इन दिस केस पॉइंट्समैन बी इज विजिबल। देन कम्स वेदर यू आर अप्लाइंग अंडर स्पेशल ग्राउंड्स और नॉट। एक तो हो गया जब आप अपना नॉर्मल रूटीन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं कि आप वन वे जाना चाह रहे हैं, देन इट बिकम्स योर नॉर्मल ग्राउंड। सो इफ यू आर नॉट applying under any special circumstances, your applications gets converted into a normal ground application. But in case you want to apply your application under certain special consideration, then it becomes you have to select yes. अगर आप स्पेशल ग्राउंड में सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उसको yes कीजिए। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप किस ग्राउंड में अप्लाई कर रहे हैं। एज ऑन डेट 4 स्पेसिफिक कंसिडरेशंस दे रखे हैं। स्पाउस ग्राउंड, यदि आपके जो स्पाउस हैं वो कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, उस ग्राउंड्स पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। या तो जो आप एज एन एम्प्लॉय आपको खुद कोई एक डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, आप उस ग्राउंड्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। यदि आप खुद एक केयर गिवर टू डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, या फिर आप एक विडो हैं जो कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंट हुई है। इन केसेस में आपका जो है एक स्पेशल प्रायोरिटी असाइन हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका एक स्पेशल प्रायोरिटी फॉर्म होगा। So, in case you are applying under special grounds, you have to clearly indicate the grounds under which you want to submit your application, whether it's a spouse account application, or whether you are a person having benchmark disabilities, or you are a person who is a caregiver to a disabled child, or you are a person widow appointed on compassionate ground. इफ़ यू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ स्पाउस ग्राउंड, यदि आप स्पाउस ग्राउंड सिलेक्ट करते हैं, तो सिस्टम आपसे सिस्टम चेक करेगा कि अगर आपके एम्प्लॉय मास्टर में आपके स्पाउस एडेड है या नहीं है। अगर आपके स्पाउस एडेड हैं तो यहाँ पर एक ब्लॉक खुल जाएगा जहाँ पर आपके स्पाउस का डिटेल्स आएगा, और आपको बताना होगा कि उनका एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। If the spouse has already been updated in your employee master, it will show the details of spouse, and it will ask you to enter the nature of employment. In case there are no details entered in the employee master regarding your spouse, system will not allow you to submit the application on spouse account. अगर आपके एम्प्लॉय मास्टर में आपके स्पाउस का डिटेल्स एंटर नहीं है, सिस्टम आपको एप्लीकेशन सबमिट करने नहीं देगा। यहाँ पर आपको 3-4 तरह के एम्प्लॉयमेंट्स का ऑप्शन देना है। अगर तो आपका स्पाउस रेलवेज है, आपको उनका बस HRMS ID डालना है, एंड सिस्टम सारा डिटेल्स खुद फेच करके दिखा देगा कि आपका स्पाउस कहाँ काम कर रहा है। अगर रेलवेज के अलावा कोई भी है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उनके ऑफिस एड्रेस, एंड any other thing that you want to enter. So in case your spouse is working in railways, you just have to enter the HRMS ID and select go. System will automatically fetch the details. But if your spouse is not working in railways, they are working in private sector or central government or state government, you just have to select those options and enter the required details. Second comes the person himself is benchmark disability. Again, the moment you select this ground, system will check whether your details have been updated in employee master, as whether you have been marked as person with disabilities or not. If you are not a disabled person, system will not allow you to submit your IRIT application on that ground. तो अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि अगर आप ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, वो ऑप्शन सिलेक्ट करते ही सिस्टम आपको बता देगा। अगर आपने एम्प्लॉय मास्टर में ये ऑप्शन अपडेटेड है, आपने डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट दे के अपडेट करा रखा है डिटेल, तो सिस्टम आपको आगे बढ़ने देगा, वरना सिस्टम आपको रोक देगा। थर्ड ऑप्शन अगेन केयर गिवर टू डिसेबल्ड चाइल्ड। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम चेक करेगा एम्प्लॉय मास्टर में आपका कोई भी डिपेंडेंट है जो कि डिसेबल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो अगेन सिस्टम आपको नहीं बढ़ने देगा। अदरवाइज सिस्टम आपको बोलेगा टू सिलेक्ट दी
dependent against which you want to submit the application. So once you select the option of caregiver to disabled child, system will check from the employee master whether it has been updated in your family declaration. Is there any dependent who has been declared as physically handicapped? If he is there, the system will allow you to submit the application. Otherwise, you will not be allowed to submit the application on this ground. And then similar case, widow appointed on spouse ground, compassionate ground. वंस यू हैव मेड द अप्रोप्रिएट चॉइसेस, एक बार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस बटन गेट इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर. आपको सारा डिटेल्स भरने के बाद ये बटन दबाना है, गेट इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर. आपकी आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपका ये ग्रुप नंबर आ जाएगा. उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे लिखना है, मेरा रीज़न फॉर ट्रांसफ़र, जो भी आपको जस्टिफिकेशन देनी है वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए. उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके फाइल अपलोड कीजिए. एंड यहाँ पर आपका सारा एप्लीकेशन आपने भर दिया है. सो यू हैव टू एंटर ऑल योर डिटेल जस्टिफिकेशन व्हाई यू नीड द ट्रांसफर. यू हैव टू, इफ यू वांट, यू कैन अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. यू सिलेक्ट योर declaration that I am agreeing, and then you submit your application. On submission, system will ask for your this transaction OTP, which will be sent to your mobile number. And once you have entered the OTP, your application is submitted. एक बार डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद आपसे ट्रांजेक्शन ओटीपी मांगेगा सिस्टम, और वो सबमिशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा. All those application which you have submitted can be seen in view all my application. You can click on this option and you can see. So this is the application ECR Danapur division which I have submitted. You can click to see, or you can withdraw your application from here. यहाँ view all my transfer request application के अंदर जाकर आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी आप देख सकते हैं. आप उसको क्लिक कर सकते हैं एप्लीकेशन खोल के देखने के लिए, या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं. तो आपकी IRRT एप्लीकेशन, IDRT, स्टेशन चॉइसेस, सारी एप्लीकेशंस आपको सिंगल इंटरफेस में मिलेंगी. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ योर वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.